आयुर्वेद में जब भी चिकित्सा की बात होती है तो स्वेदन का नाम जरूर आता है, खासकर वात और कफ वाले रोगों में। जी हाँ, एक सूत्र भी है, स्वेद साध्या प्रशामयन्ति गदा वात कफ जाश्चये। हाँ, मैंने पढ़ा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि वात और कफ से जो रोग होते हैं वो स्वेदन से शांत हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब जो रोग स्वेदन से ठीक हो सकते हैं वो शांत होते हैं। स्वेदन, जिसे हम आमतौर पर सेकना या पसीना लाना कहते हैं, वो असल में शरीर के चैनल्स मतलब स्रोतों को खोलता है। अच्छा। और वात की जो बढ़ी हुई ड्राइनेस या रुक्षता है या जो ठंडक है उसे कम करता है। साथ ही कफ का जो भारीपन है, जो जमे हुए दोष हैं, उनको पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये शरीर को हल्का करता होगा? जी बिल्कुल, दर्द जकड़न में आराम देता होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए वात कफ रोगों में ये इतना अहम है। तो ये तो साफ है कि स्वेदन वात और कफ पर काम करता है, लेकिन इसे करने के तरीके वो भी तो अलग अलग होंगे। हाँ, कई तरीके हैं। स्रोत कई भेदों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले जो वर्गीकरण ध्यान में आता है वो है चिकनाई के इस्तेमाल पर, स्निग्ध और रूक्ष स्वेद। क्या फर्क है इनमें? हाँ, ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। स्निग्ध मतलब जिसमें चिकनाई हो, जब स्वेदन में तेल, घी, वसा मतलब कोई स्नेह द्रव्य इस्तेमाल होता है, चाहे वो लगा के हो या औषधियों में मिला के। हाँ, किसी भी तरह से, तो उसे स्निग्ध स्वेद कहते हैं। ये खास तौर पर तब फायदेमंद है जब सिर्फ वात बड़ा हो या वात मेन हो, क्योंकि ये वात की रूक्षता को शांत करता है। और रूक्ष? रूक्ष स्वेद में कोई चिकनाई नहीं होती, जैसे बालू, भूसी या सिर्फ गर्म हवा इनसे सेक दी जाती है। ये तब काम आता है जब कफ बड़ा हो या शरीर में आम दोष हो मतलब टॉक्सिन्स हो, जहां भारीपन और चिपचिपेपन को सुखाना होता है। अच्छा, तो ये देखना होता है कि शरीर में ड्राइनेस ज्यादा है या हैवीनेस। फिर एक और आधार पर फर्क है कि स्वेदन शरीर के किसी एक हिस्से का है या पूरे शरीर का, मतलब एकांग और सर्वांग स्वेद। जी, एकांग मतलब एक अंग, जैसे दर्द या जकड़न सिर्फ घुटने में है या कंधे में या कमर में, तो सिर्फ उसी अंग को सेकना वो हुआ एकांग स्वेद। और सर्वांग? सर्वांग नाम से ही पता चल रहा है, जब पूरे शरीर को स्वेदन की जरूरत हो, जैसे पूरे बदन में दर्द हो, जकड़न हो, तब सर्वांग स्वेद करते हैं। ये रोग कितना फैला है उस पर निर्भर करता है। हाँ, और रोगी की क्या स्थिति है इस पर भी। और शायद जो सबसे डिटेल्ड वर्गीकरण है वो अग्नि के प्रयोग पर है। सग्नि और निरग्नि स्वेद, इसमें तो काफी प्रकार है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण विभाजन है। सग्नि स्वेद मतलब जिसमें अग्नि का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो। स्रोत इसके 13 प्रकार बताते हैं। 13 प्रकार? जी। और निरग्नि स्वेद वो हैं जिनमें बिना आग के सीधे संपर्क के ही शरीर में गर्मी पैदा की जाती है या पसीना लाया जाता है। इसके 10 प्रकार बताए गए हैं। 13 तरह के संगनी स्वेद। ये नंबर ही बताता है कि आयुर्वेद कितनी बारीकी से सोचता है अलग अलग सिचुएशंस के लिए। चलिए, इन 13 के नाम तो शायद हम सब याद न रख पाए, लेकिन कुछ मुख्य तरीकों को समझते हैं। जैसे नाड़ी स्वेद का जिक्र आता है अक्सर। नाड़ी स्वेद सग्नि स्वेद का एक बहुत कॉमन टाइप है, खासकर एकांग स्वेदन के लिए। इसमें क्या करते हैं, औषधियों का काढ़ा बनाते हैं, उसे एक बर्तन में उबालते हैं। अच्छा, कुछ प्रेशर कुकर जैसा। हाँ, समझ लीजिए। उससे भाप बनती है। अब इस बर्तन से एक खास ट्यूब, एक नली जुड़ी होती है जिसे नाड़ी कहते हैं। ये नली आमतौर पर थोड़ी लंबी होती है और आगे से मुड़ी हुई, जैसे हाथी की सूंड होती है ना, कुछ उस तरह। अच्छा, ये मुड़ी हुई क्यों? कोई खास वजह? बिल्कुल, इसका डिजाइन बड़ा सोचा समझा है। ये जो मुड़ाव है ये पक्का करता है कि भाप एकदम सीधे और तेजी से स्किन पर ना लगे। ओह, ताकि जले नहीं। हाँ, इससे भाप का प्रेशर और टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। रोगी को जलन नहीं होती और सेंक आराम से गहराई तक पहुंचती है। जोड़ों के दर्द, गर्दन की जकड़न, साइटिका जैसी दिक्कतों में ये बहुत फायदेमंद है। समझ गए, मतलब सेफ्टी और कंफर्ट दोनों का ध्यान। अच्छा, ये तो हुई भाप की बात। क्या गर्म चीजों को सीधे रखकर भी सेंकते हैं? जैसे प्रस्तर स्वेद का नाम सुना है? हाँ, प्रस्तर स्वेद में ऐसा ही होता है। प्रस्तर का एक मतलब होता है फैलाना या बिछाना। इसमें अलग अलग औषधीय चीजें जैसे अनाज या जड़ी बूटियों की पोटली, जिसे पिंड भी कहते हैं। जी पिंड, या फिर बालू, नमक, कभी कभी पत्थर के गर्म टुकड़े भी इस्तेमाल होते हैं। इनको पहले सही तापमान तक गर्म किया जाता है, फिर रोगी का जिस अंग पर स्वेदन करना है वहां पहले तेल लगाते हैं। उसके बाद इन गर्म चीजों को किसी कपड़े पर या औषधीय पत्ते जैसे एरंड यानी कैस्टर के पत्ते पर फैलाकर उससे सेंकते हैं। ये सीधी स्किन पर गर्मी पहुंचाता है। तो ये एक तरह से सूखी या सेमी लिक्विड गर्मी हुई। भाप हो गई, सूखी गर्मी हो गई। क्या लिक्विड से भी स्वेदन होता है, जैसे तेल या काढ़े से नहलाना जैसा कुछ? जी हाँ, उसके लिए परिषेक स्वेद और अवगाहन स्वेद हैं। परिषेक का मतलब है सिंचन करना या धार गिराना। धार गिराना? जी। कैसे? इसमें औषधियों से पकाए हुए गुनगुने मतलब सुखोष्ण तरल पदार्थ लेते हैं, जैसे काढ़ा, तेल, दूध या छाछ भी।
इसे एक बर्तन में, जैसे एक घड़ा हो या आजकल शावर होता है ना, उसमें भरकर रोगी के शरीर पर एक खास ऊंचाई से लगातार धार के रूप में गिराते हैं। अच्छा, ये पूरे शरीर पर भी कर सकते हैं या किसी खास अंग पर भी। ये सुनने में तो बड़ा रिलैक्सिंग लग रहा है। और अवगाहन? अवगाहन का मतलब है डुबाना या उसमें बैठना। इसमें एक बड़ा टब या कोई पात्र लेते हैं, उसे रोग के हिसाब से तैयार किए गए गुनगुने औषधीय तरल से भर देते हैं। काढ़ा, तेल, दूध या मांस रस भी हो सकता है। इफ रोगी को उस टब में बैठाते हैं या लिटाते हैं, ऐसे के शरीर का जो हिस्सा प्रभावित है या कई बार पूरा शरीर ही उस लिक्विड में डूबा रहे। ये किस में ज्यादा फायदेमंद है? ये खासकर कमर दर्द, साइटिका, जोड़ों के दर्द और वात से जुड़ी दूसरी तकलीफों में बहुत आराम देता है। वाह, मतलब गर्मी पहुंचाने के कितने अलग अलग तरीके आयुर्वेद ने सोचे। भाप, गरम चीजें, तरल की धार, तरल में डुबोना। एक और बड़ा खास नाम आता है, जंतांग स्वेद। ये क्या था? जंतांग स्वेद वो एक तरह का प्राचीन स्टीम बाथ चैम्बर था कम्युनिटी के लिए। स्टीम बाथ चैम्बर? हाँ, इसका वर्णन काफी डिटेल्ड मिलता है। एक गोल कमरा होता था, किसी तालाब या नदी के पास, खास दिशा में, खास नाप का बनता था। बीच में आग जलती थी, दीवारों में झरोखे होते थे, लोग उसमें बैठकर या लेटकर स्वेदन लेते थे। अरे वाह! आप कह सकते हैं कि आजकल के जो हेल्थ स्पा में स्टीम रूम होते हैं, ये उसका एक बहुत एडवांस और वेल प्लान्ड पुराना रूप था। आज ये प्रैक्टिस में नहीं है, पर ये दिखाता है कि आयुर्वेद की इंजीनियरिंग और कम्युनिटी हेल्थ की समझ कितनी गहरी थी। वाकई, पूरा का पूरा कमरा ही स्वेदन के लिए। अद्भुत। ये तो हुए सग्नि स्वेद के कुछ उदाहरण। अब आते हैं निरग्नि स्वेद पर, मतलब बिना आग के स्वेदन। इसके भी 10 प्रकार हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। निरग्नि स्वेद में बाहर की आग का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि शरीर के अंदर ही ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं जिनसे गर्मी बढ़े और पसीना आए। अच्छा, कैसे? इसके प्रकार हैं व्यायाम, मतलब एक्सरसाइज; उष्ण सदन यानी गर्म कमरे में रहना, जैसे आजकल सोना होता है; गुरु परावरण यानी भारी या गर्म कपड़े, कंबल वगैरह ओढ़ना। हाँ, ये तो समझ आता है। फिर है क्षोथा, मतलब तेज भूख लगना; बहुपान यानी ज्यादा मात्रा में मद्यपान, इसे मेडिसिनल कॉन्टेक्स्ट में ही समझना चाहिए। फिर भय यानी बहुत ज्यादा डर; क्रोध यानी तीव्र गुस्सा। 1 मिनट, भूख, डर, गुस्सा, इनसे स्वेदन, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये मॉडर्न सोच से थोड़ा अलग लगता है, लेकिन आयुर्वेद शरीर और मन के गहरे कनेक्शन को समझता है। तीव्र भावनाएं जैसे डर या गुस्सा, वो शरीर के मेटाबॉलिज्म को अचानक तेज कर देती हैं। एड्रेनलिन रश जिसे कहते हैं। बिल्कुल, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे शरीर में अंदरूनी गर्मी पैदा होती है और पसीना आ सकता है। इसी तरह बहुत तेज भूख लगने पर शरीर एनर्जी प्रोडक्शन के इंटरनल प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। अच्छा, और बाकी के निरग्नि स्वेद? बाकी हैं उपना, जिसमें औषधीय ले या पोटली बांधते हैं, उसकी अपनी गर्मी होती है; आहनव यानी युद्ध या कुश्ती जैसी भारी फिजिकल एक्टिविटी; और आतप यानी धूप सेकना। उपना, कुश्ती, धूप, ये भी समझ आते हैं। तो मूल बात यह है कि ये तरीके शरीर की अपनी गर्मी पैदा करने की क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। ये वाकई एक अलग नजरिया है, मन की अवस्थाओं को भी शरीर की प्रक्रिया से जोड़ना। उपनाह के बारे में एक खास बात समय को लेकर भी कही गई है ना? हाँ, उपनाह यानी वो जो लेप या पोटली बांधते हैं, उसे कब बांधना है, कब खोलना है, इसका नियम है। नॉर्मली रात में बांधकर सुबह खोलना चाहिए, ताकि रात भर असर रहे। और सर्दियों में? लेकिन अगर शीतकाल है, जब रातें ज्यादा ठंडी होती हैं, तो दिन में बांधकर रात में खोलना बेहतर माना जाता है। इससे ठंड लगने का डर नहीं रहता और स्वेदन ठीक से हो पाता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही शायद इलाज को असरदार बनाती हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि स्वेदन किन लोगों के लिए किन रोगों में फायदेमंद है। इसके मेन इंडिकेशंस क्या है? देखिए, स्वेदन मुख्य रूप से वात और कफ दोषों को शांत करने वाला कर्म है। तो जाहिर है, वात और कफ से होने वाले रोगों में ये बहुत उपयोगी है। जैसे प्रतिशाय यानी जुकाम, कास यानी खांसी, हिक्का यानी हिचकी, श्वास यानी सांस की तकलीफ, दमा; शरीर में गौरव मतलब भारीपन, शिरशूल यानी सिर दर्द, कर्णशूल यानी कान का दर्द, मन्याशूल यानी गर्दन में दर्द या जकड़न, स्वरभेद यानी आवाज बैठ जाना, इन सब में स्वेदन से फायदा होता है। और जोड़ों या मसल से जुड़ी तकलीफें जैसे दर्द, सूजन वगैरह? बिल्कुल। पार्श्वशूल यानी पसलियों में दर्द, पृष्ठशूल यानी पेट दर्द, कटिशूल कमर दर्द, गृद्रसी जिसे साइटिका कहते हैं, अंगमर्द यानी पूरे बदन में दर्द, शोथ यानी सूजन, खासकर जो वात कफ वाली हो, स्तंभ यानी जकड़न शरीर में या अंगों में, कंप यानी कंपकपी, सुप्ति यानी सुन्नपन, वातकंटक एड़ी का दर्द। इन सभी वात और कफ वाली कंडीशंस में स्वेदन एक मेन ट्रीटमेंट माना जाता है। और पेट की समस्याओं में भी?
हाँ, आनाह यानी पेट फूलना, अफारा, विबंध यानी कब्ज और मूत्रकृच मतलब पेशाब में रुकावट या मुश्किल होना, इनमें भी ये फायदा कर सकता है। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। पता चलता है कि स्वेदन कितने सारे रोगों में काम आ सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसी स्थितियां भी हैं जब स्वेदन नहीं करना चाहिए? इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये जानना भी उतना ही जरूरी है। निश्चित रूप से, क्योंकि गलत तरीके से या गलत व्यक्ति पर किया गया स्वेदन नुकसान भी कर सकता है। सबसे पहले गर्भिणी स्त्री मतलब प्रेग्नेंट महिला को स्वेदन कभी नहीं कराना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी बात है। इसी तरह जिन्हें रक्तपित्त की समस्या हो यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कहीं से खून आने की टेंडेंसी हो, उन्हें स्वेदन नहीं देना चाहिए क्योंकि ये ब्लीडिंग बढ़ा सकता है। जो बहुत ज्यादा शराब पीते हों या जिन्हें बहुत तेज दस्त लगे हों, अतिसार हो, उन्हें भी स्वेदन से बचना चाहिए। और शरीर की बनावट या दूसरी बीमारियों का भी ध्यान रखना होता होगा। हाँ, जिनका शरीर पहले से ही बहुत रूक्ष हो, ड्राई हो, उन्हें बिना तेल वगैरह लगाए रूक्ष स्वेदन नहीं करना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों में भी सावधानी रखनी चाहिए। और पित्त प्रकृति वालों का क्या? हाँ, जिनकी पित्त प्रकृति हो या शरीर में पित्त बहुत बढ़ा हुआ हो, उन्हें स्वेदन नहीं देना चाहिए क्योंकि स्वेदन की गर्मी पित्त को और बढ़ा देगी। अच्छा। इसी तरह जो व्यक्ति बहुत थका हुआ हो, बेहोश हो, बहुत मोटा हो, बहुत प्यासा या भूखा हो, या बहुत गुस्से में, दुख में या डरावा हो, उन्हें भी स्वेदन के लिए ठीक नहीं माना गया है। इन स्थितियों में शरीर पहले से ही बैलेंस में नहीं होता और स्वेदन इसे और बिगाड़ सकता है। ये जानकारी तो बेहद जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वेदन एक पावरफुल ट्रीटमेंट तो है, लेकिन इसे करने से पहले रोगी की पूरी कंडीशन, उसका रोग, दोष की अवस्था, उसकी प्रकृति, मौसम, उसकी सहन शक्ति, इन सब बातों पे गौर करना बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। कौन सा तरीका अपनाना है, नाड़ी स्वेद दें या परिषेक, स्निग्ध करें या रूक्ष, एकांग करें या सर्वांग, कितनी देर तक करें, ये सारे फैसले बहुत सोच समझकर हर रोगी के लिए अलग अलग करने होते हैं। यही आयुर्वेद का होलिस्टिक और पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। तो आज हमने स्वेदन की इस गहरी चर्चा में देखा कि ये सिर्फ पसीना लाने की क्रिया नहीं है, बल्कि वात कफ को बैलेंस करने, शरीर के चैनल्स को खोलने और शरीर को हल्का करने का एक पूरा विज्ञान है। जी। अग्नि के साथ और बिना अग्नि के इसके इतने सारे प्रकार होना ही इसकी बारीकियों को दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि इलाज की सफलता सही डायग्नोसिस और सही तरीके के चुनाव पर कितनी निर्भर करती है। बिल्कुल। और अंत में ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक ही क्रिया स्वेदन अगर सही तरीके से सही व्यक्ति पर सही समय पर की जाए तो अमृत जैसी हो सकती है। हाँ। लेकिन वही क्रिया अगर गलत हो जाए तो जहर की तरह नुकसान भी कर सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि अपने शरीर की प्रकृति और उसकी जरूरतों को समझना कितना जरूरी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।